अभी सुनाई दे? Yes, sir. You are now audible. यू आर नो ऑडिएबल नहीं, यू आर नाउ ऑडिएबल। Yes, sir. मैंने वही बोला. ओके, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा वॉइस क्या इको हो रहा है क्या? No, sir. हेलो, नो ठीक सर, है, ठीक अभी है. ठीक है। अभी ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। ये स्टार्ट करना है क्या? बेनिफिट्स, देखो बार बार मेरा वॉइस ना इको हो रहा है। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। क्या हुआ? मैम ने तो स्लाइड ही हटा दिया। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। अच्छा, अभिजीत एम तनुजा, एक बात बताओ, यहां पर बेनिफिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिख सकता था, लेकिन इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया? बताओ तो, बताओ थोड़ा सा। एमबीए पढ़ रहे हो, ये सब ना थोड़ा सा आप लोगों को मतलब इस तरह का थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा। यू नीड टू शार्पन योर माइंड बिकॉज you are going shifting from one zone to different zone. MBA is a different zone, so a lot of new things will come to your life during your job, so you need to know all that. तो अपना presence of mind से हर एक कुछ तो सिखाना नहीं होता है ना। तो सर, बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सर, एक हम रिक्रूटमेंट करते हैं जो फ्रेशर रहते हैं। अगर हम कुछ मतलब कि जिनको नॉलेज है उनको अगर हम रिक्रूट करते हैं तो उनको उनसे हमें मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। उनको थोड़ा मतलब कि ट्रेनिंग कम देना पड़ेगा, उनके पास एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, एक ठीक पॉइंट है, एक तनुजा। पॉइंट तनुजा। और भी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा वो सर और भी प्रॉपर वे से होगा। मुझे बताओ मुझे यहाँ पर बताओ यहाँ पर माइक ऑफ करो माइक ऑफ करो। अभिजीत। हाँ, यहां पर बेनिफिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट लिख सकता था, बट व्हाई द राइटर और द स्लाइड प्रेजेंटर हु हैज प्रेजेंटेड दिस स्लाइड और हु हैज drafted this slide, why he or she has used this particular word effectively? इफेक्टिव वर्ड का यूज यहां पर क्यों इस्तेमाल किया गया, पहले बताओ। सर, ताकि हम लोग काम अच्छे से जिस आप क्या जैसे ऑफिस में हो तनुजा? सॉरी फॉर द इंटरफेयर। You are in the office right now, you are doing in the Tata Motors, or you are in your home at? सर मैं घर में खत्म हो चुका है. अच्छा, as because lot of मतलब क्या है वो गाड़ी का आवाज आवाज यहाँ से गुजर रहा ना, तो आई थॉट यू आर या तो रोड में हो या फिर आप ऑफिस में हो, दैट्स व्हाई आई थॉट। मैं घर पर ही हूँ. अच्छा ठीक है, तो ये बताओ बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, यहाँ इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज किया गया है? सर, हम लोग जिसे रिक्वायरमेंट जिसे हम लोग हायर करेंगे, हम लोग हाँ, उसको उसका सर हम लोग स्किल्स देखेंगे. वो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, उसके पास अच्छे स्किल्स है या फिर नहीं, इफेक्टिव वे में सर, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट है कि नहीं. ठीक है, अभिजीत का भी और तनुजा का भी पॉइंट्स हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। यस सर. कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे में आए। मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसका अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट इन द सेंस उसका इफेक्टिव इफेक्ट्स कुछ मुझ में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मेरा जो पढ़ाई है, मेरा जो नॉलेज है, या मेरा जो स्किल है, ऑल आर इन वेस्ट। वेस्ट नहीं होगा, बट हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो यहां इफेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप रिक्रूटमेंट के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, और जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जिसको भी कर रहे हो, वो आपके लिए कितना इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशंस में कितना इफेक्ट है उसका, उसका क्या इंपैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में गिर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज बिन रिटन हियर एज एन इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। से फॉर से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, many recruitments are there, or many job sites are there, or many hiring processes are there,
जो कि इफेक्टिव नहीं होता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर केयर सर्विस सुने हो, कस्टमर केयर केयर सर्विस। पहले यस सर। 2018-19 में जब एयरटेल का कस्टमर केयर होता था, फिर और भी बीएसएनएल का कस्टमर केयर होता था, और भी बहुत सारा ऐसा कस्टमर केयर होता था। तो आप जब भी कोई आपका क्वेरीज हो, सिम ब्लॉक करना है वगैरह वगैरह कुछ, आपका कितना बैलेंस कट गया है, आप तुरंत अपने कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। वहां पर आपका customer care representative, they used to sit over there and they used to take your call, and after all they will going to give you the result of it. They will going to means they will going to share their ideas, their thoughts, the solutions with you. Okay, this is the process. अब देखो, वो जॉब जो है, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव वाला जो काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या आप उसमें अपने आप को ग्रोथ देख पा रहे हो? आप वो नौकरी कर रहे हो, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव में आप नौकरी कर रहे हो, क्या ग्रोथ स्किल, क्या स्किल आप उसमें देख पा रहे हो? Communication skill, genuinely it will going to develop, because every day 365 into 7 days you need to sit on the same chair, same place, same location, and same work continuously. You have to do non-stop, taking the call, receiving the call of a customer, and try to solve their problems either in English or Hindi. Okay, if you are a very good command on English, they will going to give you outsourcing. Outsourcing means international call. They will going to make you give a call on international. And if you are domestic and Hindi, you are a native speaker, and then they will going to give you in the domestic premises or domestic area, where you need to speak in either in native language or in your mother tongue. नाउ वो जॉब का जब रिक्रूटमेंट निकलता है, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव का रिक्रूटमेंट निकलता है, कैसे? ऑनलाइन के पोर्टल में या फिर कोई भी जॉब साइट में वो निकलता है। क्या आपको लगता है वो इफेक्टिव है? इफेक्टिव रिक्रूटमेंट है? इफेक्टिव रिक्रूटमेंट है? कोई 5 साल कस्टमर केयर सर्विस में नौकरी करता है? बहुत कम। आप तो 100% में 90% तो छोड़ देता है। सर पागल हो जाएगा। सिर्फ 10% जो है वो काम करता है कस्टमर केयर में। पागल हो जाएगा, दैट इज नॉट अ थिंग। मैं बता रहा हूं इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल है और जो आपके करियर के लिए अच्छा है। क्योंकि कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट, दोज हु आर इन स्टडीज, those who are in the college, they want to means they want to stand on their own legs, and that is why they are creating their own means income, source of income, through this customer service, through working in cafeterias, working in McDonald's or in other restaurant and all, just to take out the expenses that they for the daily purpose. That is the main motto. तो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव जो हायर करते हैं, वो कंपनीज को भी मालूम है कि मेरे यहां जो भी एम्प्लॉयज आएंगे वो 6 महीना, एक एम्प्लॉय एक दिन में भी छोड़ सकता है, 3 महीने में छोड़ सकता है, या 1 साल में छोड़ सकता है। मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे आप। यू विल गोइंग टू डाई। और डाई मतलब क्या? इन डाई इन द सेंस यू विल गोइंग टू फ्रस्ट्रेट। आपका एक वक्त आएगा, यू विल गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, जब आपको टीम लीडर कंटिन्यूअसली प्रेशर देगा कि कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, दूसरा कॉल दीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, दूसरा कॉल दीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, दूसरा कॉल, एवरी डे कंटिन्यूअसली फॉर 8 to 9 आवर्स ऑफ शिफ्टिंग, वही फोन रिसीव करना, हेडफोन लगाना, सुनना, कान का पर्दे और मुंह में। मतलब क्या? मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना हेक्टिक वाला है। आप एसी रूम में बैठे हो, वेरी गुड एनवायरमेंट, बट द वर्क इज वेरी हेक्टिक। Continuously you need to speak, continuously you to receive, randomly you have to receive the call, randomly। अगर एक कॉल नहीं आ रहा है तो तुरंत आपका जो टीम लीडर है वो उसमें उसमें पसीना आ जाता है उसको, अरे क्या कॉल काहे नहीं आ रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू गिव द डिटेल कि कितना आपने कस्टमर कॉल किए हो, कितना कुछ किए हो, डांट मिलता है उसको।
तो वो जो कंपनी का रिक्रूटमेंट होता है वो कोई फ्रूटफुल रिक्रूटमेंट नहीं होता है, वो रिक्रूटमेंट का कोई हाथ पैर नहीं होता है, वो रिक्रूटमेंट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट में गिना नहीं जाता है, उसको गिन नहीं सकते हो आप। कोई जबरदस्ती बोलेगा हाँ इसका कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसका कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट होगा, ये होगा, बस वही ओनली वन थिंग। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर केयर में काम करते हो देन ओनली योर कम्युनिकेशन स्किल विल गोइंग टू डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन दैट विल गोइंग टू हैपन इन इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डोमेस्टिक में काम कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक योर कम्युनिकेशन विल गोइंग टू गेट डेवलप, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा और कुछ नहीं, नथिंग। ये जो रिक्रूटमेंट निकलता है वो इफेक्टिव नहीं होता है, नाइदर फॉर द कंपनीज नॉट फॉर योर पर्सनल कैरियर। क्या कैरियर दिखाओगे आप अगर इस तरह का रिक्रूटमेंट करते हो, आप जॉब करते हो, क्या दिखाओगे आप? इसीलिए इफेक्टिव रिक्रूटमेंट वर्ड लिया गया है ताकि कंपनी के लिए भी बेनिफिट हो, आपके कैरियर अकॉर्डिंग वो बेनिफिटेड हो। समझ में आया क्यों इफेक्टिव वर्ड लिखा गया है यहां पर? रिक्रूटमेंट कहीं नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा गया है? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे, देखो क्या लिखा है। इंटरेस्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो मैंने बताया था कि कंपनी ऐसा कंपनी है जहां पर रिक्रूटमेंट इफेक्टिव हो, customers are sorry employees are well skilled, well knowledgeable, well experienced, then only they will going to give you the fruitful result, the productivity will be increased, otherwise वही आप जहां वो वही हो। नेक्स्ट है improved quality, the quality of the work, the quality of the productions, the quality of the working area environment, each and everything will be changed, are very good. Okay, so effective recruitment can lead to improved quality of work and services. अगर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट होता है तो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क डेफिनेटली इंप्रूव होगा और आपका सर्विस भी इंक्लूड होगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज से 5 साल पहले जब आप ट्रेन में सफर करते थे, थोड़ा सा ना इस एग्जांपल को रिलेट कीजिएगा। आज से 5 साल पहले आप जब ट्रेन में सफर करते थे, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन, आप तब का सर्विस और आज का सर्विस में आपको डिफरेंस मिल रहा है? Yes, मैं sir. सिंपल सा एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। ड्यूरिंग बिफोर 5 years बैक व्हेन वी आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन, ठीक है, द सर्विस, कैटरिंग सर्विस or any other services provided by the IRCTC was means drastically means what you can say, drastically negligencies are there. The employees are not means distributing or not providing their services in a better way. They are not catering the services better way, neither on food nor on the floors, neither the bathrooms or toilets we are using during our travels, nor the proper clean waters are there. But now things have been changed. After the privatizations made by this government, the service of Indian Railway has improved a lot. Say, for example, you are traveling on a train, Gitanjali Express or Ahmedabad Express or any superfast train if you are traveling, look at their services, look at their quality of food, look at the cleanings, staff members, how they are cleaning, look at the toilets and bathrooms. Each and every facilities are available 24/7. Okay, so this thing has changed and each and every station's been upgraded. 5 years back, when we are traveling, suppose we need to have a drinking water during the time of summer vacation. I was going with my family, with my parents and all, to Calcutta. Okay, sorry, to Bhubaneswar, and there was no water service was there. In every stations, we need to drop down to take some water, but no water was there available on the station and all. Lot we used to call the station manager. The station manager not receiving the call. We call the TT that this is the problems we are having. Can we arrange some water? It was really hot and humid summer season. We are traveling.
TT also raising their hands. No, sir, we cannot provide you the water, drinking water. It's a very disgusting areas from where we started our journey. So इफेक्टिव रिक्रूटमेंट अब जो हो रहा है ना रेलवेज में हो रहा है वो इफेक्टिव हो रहा है. अब रेलवेज बोलिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बोलिए, अब ऐसा वैसा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट हो रहा है. वो अपना सर्विस प्रोवाइड अच्छा कर रहे हैं, वो क्वालिटीज दे रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, कंपटीशन हो रहा है ना, लॉट ऑफ कंपटीशन आर देयर. आज अगर आप कोई एक बाजार में प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाइए, से फॉर एग्जांपल तनुजा, आप एक क्लिप लेने के लिए जाइए, अपना हेयर जो क्लिप होता है वो लेने के लिए जाइए, और अभिजीत तुम अपना एक अच्छा सा परफ्यूम लेने के लिए जाओ, गो, देखिए मार्केट में कितना सारा ऑप्शंस आ गया है, कंपटीशन इज गोइंग ऑन. उसके बाद एक है एनहांस्ड रेपुटेशन, और सब रेपुटेशन के पीछे भाग रहा है कि मेरा ब्रांड, मेरा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर मेरा ही रेपुटेड क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो यूज करे, अदर्स यूज नहीं करे. और इसके लिए आप देखिए कितना होड़ लगा हुआ है. आज आप एक सिंपल सा दूध पैकेट लेने के लिए जाइए, अमूल का दूध पैकेट आता है, सुधा का आता है, आशीर्वाद, IRCTC ने अपना एक दूध पैकेट निकाला है आशीर्वाद करके, वो बाजार में आ गया है. ऑसम करके एक दूध पैकेट वो भी आ गया है. आप किसे आप मतलब सोचोगे कि क्वालिटीज में मैं डाउन कर सकता हूं? ऑन एवरी पैरामीटर्स, every products manufacturing by the company maintain that level. They are maintaining that level, but there is a brand, and the brand is now been running on a name that is Amul. Everybody, we Indian people, blindly believed on Amul. We are using each and every food products or each and every milk products based on Amul. Butter, cheese, paneer, whatever. We are ice cream, each and everything based on Amul. We never ever try to look for the other brands. Why? Because we have generated a faith using the quality of the goods, because since 1947 and before that, the company was established in India, before the India was under the control of the Britishers. From there till now, the Amul is standing lone and sole, just like a mountain Everest. Lot of companies came to make a competitions, to give a competition, tough competitions with Amul, but all failed. Lot of varieties are there, lot of food products are there of a very good qualities, maybe more good quality than Amul, but still we Indians people think that no, Amul is best apart from others. Even in my home, whenever I try to bring some other quality milk products in my home, my mother used to started screaming, why you brought this this product? I had to say lie to her. I had to lie to her that the product was not available there. She then told me that it's not of use. Don't bring it on the next day. Why are you bringing right now? So this is called the brand. और वो effective recruitment के माध्यम से आगे बढ़ता है. Am I clear? Points clear हुआ? क्यों यहाँ पर effective recruitment लिखा गया है? Tanuja, is it clear to you? Yes, sir. Ma'am, please go to the next slide. अरे छोड़िए मैम, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो होता है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल. चलिए आगे बढ़िए. सो इंटरनल सोर्सेस क्या क्या है? पहला है प्रमोशन, दूसरा है ट्रांसफर, तीसरा है एम्प्लॉय रेफरेंस. और बढ़िए, आगे बढ़िए. अच्छा, इंटरनल रेफरेंस का मतलब होता है, मैम थोड़ा सा पीछे चले जाइए. हाँ, इंटरनल सोर्सेस जो होता है प्रमोशंस. प्रमोशंस मींस existing employees to fill the job vacancies. Promotions का मतलब क्या है? जो existing employees है, दोबारा उनको रिक्रूटमेंट करना और एक अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट्स, अपना ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना. देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं. बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन दे देते, उसे दोबारा बहला फुसलाकर
कंपनीज में रखा जाता है। जानते हो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट? यस, वन मोटिव इज दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज वेरी गुड एट हिज नॉलेज as far as his skill. For that is not only the reason. There are many other reasons. Another reason is that promotion. How the promotion is, जो जितना ऑर्गेनाइजेशन में जितना पुराना एम्प्लॉयज है उतना ही भरोसा आपको रहेगा कि बाप रे बाप, यहाँ ये लड़का 15 साल से नौकरी कर रहा है, ये लड़का 20, ये आदमी 20 साल से नौकरी कर रहा है। कभी क्या आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आया होगा? उनको डेफिनेटली आया होगा, लेकिन वो गया नहीं है, वो यहीं पर है। तब आपके मन में एक पॉजिटिव फ्रेम तैयार हो जाएगा, एक पॉजिटिव आइडियाज या पॉजिटिव परसेप्शन आपके दिमाग में जन्म लेगा। क्या यार, ये 15-20 साल से एक ही जगह काम कर रहा है, मतलब इस कंपनी में तो कुछ बात है ना, इस कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है, इसका पॉलिसीज अच्छा है, वर्किंग एनवायरमेंट, वर्किंग कल्चर अच्छा है। अदरवाइज कौन सा ऐसा कंपनी है जहां पर 15 साल 20 साल एक जगह एक ही आदमी टिक जाता है? नो। इसका मतलब क्या है? वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में अपना दिमाग लाया, क्या है, उसको रिटेन किया है सिर्फ ये करने के लिए कि वो एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, वो एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे और एक प्रमोशन की तरह वो वहां पर दिखना चाहिए। यस, एक इंसान के घर में आप कैसे पता कर सकते हो? सपोज मैंने कहीं पर पढ़ा था या कहीं लिखा था कि किसी इंसान को अगर परखना है या जानना है कि वो इंसान कैसा है या वो घर कैसा है जहां वो इंसान रहता है, इसका कैसे हम पता कर सकते हैं? तो बहुत बहुत एक महान व्यक्ति ने, मैं फॉरगॉट द नेम, एक महान व्यक्ति ने सिर्फ एक ही उदाहरण दिया था कि किसी इंसान को या उनके घर परिवार को अगर परखना है ना, तो उसके घर में रहने वाले नौकर जितना पुराना हो, उससे पता चलता है कि वो कितना कैसा इंसान है। अगर आपके घर में कोई नौकर 15-20 साल एक साथ एक समय तक 15-20 साल आपको सर्विस दे रहा है, मतलब वो घर नहीं, वो बहुत अच्छा घर है। मैंने जो अभी बताया ना, इसको थोड़ा सा दिमाग में जांच के देखें, ठीक है? दिस इज द मेन प्रमोशन, दिस इज द वे द कंपनीज आर ऑल्सो प्रोमोटिंग। तो इंसान को अगर परखना है, कहा जाता है कि अगर आप इंसान को जांचना चाहते हो, परखना चाहते हो, उसके दोस्त कैसा है, ठीक है, उसका हैबिट्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर परिवार कैसा है आपको जानना है ना, तो उसके घर में नौकर को कैसा, कितने साल का पुराना नौकर है उसके घर में, ये आप देखिए, ठीक है? दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट whether that particular person is good or bad. उसके बाद है ट्रांसफर। ट्रांसफर इन द सेंस ट्रांसफरिंग एग्जिस्ट एम्प्लॉयज टू डिफरेंट रोल ऑफ डिपार्टमेंट। इंटरनल ट्रांसफर होता है, आपको पता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट नहीं सॉरी, पहले लेक्चरर, पार्ट टाइम लेक्चरर, फुल टाइम लेक्चरर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर। इंटरनल डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हो रहा है। दीज आर द इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसके बाद है एम्प्लॉइज रेफरल। एम्प्लॉय रेफरल का मतलब होता है जो पुराना एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है, वो किसी से कहा कि चलिए मेरे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आ जाइए, कल अपना सीवी लेके, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए, आपको यहाँ पर काम दिला देता हूं। ये है इंटरनल रेफरेंस। इंटरनल रेफरेंस इन द सेंस कि आपको अंदर ही अंदर नौकरी भी मिल गया, आपको अंदर अंदर इंटरनल आपका रिक्रूटमेंट में हो गया। दीज आर कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इज इट क्लियर? Is it clear to all of you, the persons who are listening? Yes, sir. Any doubt you people are having? No. तनुजा, अभिजीत नहीं है ना? चलिए, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? जॉब बोर्ड्स, जैसे एडवर्टाइजिंग जॉब ओपनिंग ऑन ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स सच एज लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर। मैंने तो पहले आपको बताया था, अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए जॉब बोर्ड्स क्या होता है।
वो जॉब होता है जो ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से हमें रिक्रूटमेंट का खबर मिलता है, व्हेन वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन सोर्सेस. व्हाट आर द ऑनलाइन जॉब सोर्सेस? दैट इज लिंक्डइन, इंडीड और ग्लासडोर. Social media, utilizing social media platforms such as Twitter, Facebook. The next one is recruitment or manpower agencies, partnering with the recruitment agencies or headhunters to find the candidate. कल मैंने बताया था ना manpower recruitment. They are the recruitment agencies. You fill up the form, they will going to make you a call, they will going to get a set down for the recruitment, set down for the, they will going to make an interview, slot of interview, and during the slot of interview they will going to call you, and if you get selected they will going to hire you for the next organization. This is called the done by the recruitment agencies, and for the services that they had been provided they will going to charge the minimum charges that also been deducted from your first salary. ओके वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे, जो जेन्युइन होता है. दे विल सिंपली, आपका सैलरी से कुछ डिडक्ट हो जाएगा, वो एजेंसीज को चला जाता है. नेक्स्ट है जॉब फेयर्स. बहुत सारा जॉब फेयर लगता है, मेला लगता है, जॉब मेला. ठीक है, वहां कैरियर जंक्शन इस तरह का जॉब मेला लगता है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आते हैं. आपको अपना एक रेज्यूमे बना के ले जाना पड़ता है और वहां पर जाके इंटरव्यू दीजिए. ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाता है, ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग, कैरियर फेयर. जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज इन माय कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो कलकत्ता में ना ऐसा बहुत सारा जॉब फेयर लगता था. बहुत सारे कंपनीज तो नहीं आते थे क्योंकि कलकत्ता में उतना अच्छा कंपनीज तो है नहीं उतना, अभी भी वैसे ही है. तो सबसे ज्यादा कंपनीज क्या आते थे मालूम है? कंसल्टेंसी आता था कि आप आइए कंसल्टेंसी में काम कीजिए. आपका क्या काम रहेगा कंसल्टेंसी में? आप एज एन एजेंसी काम कीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एजेंसी? आप कैंडिडेट पकड़ के लाइए, एक एक कैंडिडेट लाइए, उसका कमीशन आप ले जाइए. दिस इज द जॉब फेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मुझे याद है, वो है कस्टमर सर्विस. अरे बाप रे बाप, भरा हुआ रहता है. आउटबाउंड कस्टमर सर्विस, इनबाउंड कस्टमर सर्विस, ये सब भरा हुआ रहता था. ठीक है, ये महिंद्रा, टेक महिंद्रा, ये सब तो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग जॉब देता था. ओके, दिस टाइप ऑफ जॉब. फिर एक और आता था इसमें, आई फॉरगॉट, अरे जस्ट डायल. वो एक कंपनी आता था कैलकाटा में, बहुत बार जॉब डायल में, जस्ट डायल में आता था, जस्ट डायल. ओके, दीज आर कंपनीज, दे आर कमिंग. वो जॉब फेयर लगाते थे. आप अपना रिज्यूमे लेके जाइए, एक टोकन होता था, रजिस्ट्रेशन फीस होता था, 50 रुपया 10 रुपया वो लोग लेता था रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स हुएवर सो कमिंग. आपको जो पसंद हो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आप जाइए और इंटरव्यू दीजिए. ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाता था, ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग. उसके बाद रेफरल्स, एज आई हैव टोल्ड यू, रेफरल्स मींस एक्सटर्नल सोर्सेस, सपोज फ्रॉम अदर वेंडर्स. वेंडर्स कस्टमर, इसको ही मानते हैं हम. वेंडर्स का मतलब होता है कस्टमर केयर, सॉरी, ये जो जॉब कंसल्टेंसीज. ओके, और पार्टनर्स. पार्टनर्स मतलब क्या है? जो पुराने कंपनीज में काम करते थे वो छोड़ के चले गए, आप उनका रेफरेंस लेके जाइए, आपको मिल जाएगा. ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस है. यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट स्टूडेंट और रिसेंट ग्रेजुएट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस. यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में से रिक्रूटमेंट करना. बहुत सारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं उसको फिर बुला के लाना, उनसे काम करवाना. ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म, यूटिलाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज नाइच जॉब ब्रॉड्स और प्रोफेशनल नेटवर्क. ये सब साइट्स है, आप इसमें जाके अपना ऑनलाइन जॉब पोर्टल हायर कर सकते हो. और प्रिंट मीडिया, जैसे पेपर में निकलता है एडवर्टाइजिंग जॉब्स वैकेंसी सच एज मैगजीन्स में निकलता है, न्यूज़पेपर में निकलता है. दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेस. ये जो क्वेश्चंस है ना, दिस विल कम इन अ शॉर्ट नोट्स. This question will come from the short note. What are the external sources of recruitment, or what are the external sources of effective recruitment? Then you need to write down those points. Job board, social media, recruitment agencies, job fair, referrals, university recruitment, online recruitment, and print media. These are all the external sources. Clear है? कोई doubt है? No, sir. Ma'am, please go to the next slide. Benefits of internal sources. Internal sources का benefit क्या है? These are cost effective,
faster process, known quality, known quantity. These are very cost effective. Cost effective in the sense क्या है? It reduce the need for in external advertisement. एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होता है. आप प्रिंट मीडिया में डालोगे. इफ यू वांट टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर, इफ यू वांट टू पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट ऑन रिक्रूटमेंट in a Prabhat Khabar or any newspaper, a reputed, esteemed newspaper, it will going to charge you. कितना वर्ड्स के लिए कितना पैसा लगता है. ठीक है. तो अब बहुत सारा रिक्रूटमेंट, बहुत सारा एस्टीम्ड मैगजीन्स है जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट आपको देना पड़ेगा. एक पेपर तो देने से नहीं होगा ना. मिनिमम 5 to 6 पेजेस, 5 to 6 न्यूज़पेपर, रेपुटेड न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा. प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये तो हिंदी वाला सेक्शन हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्रेड, द स्टेटमेंट, द हिंदुस्तान टाइम्स, दीज आर द रेपुटेड एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. अब यहां पर अगर आप पब्लिश करवाने के लिए चाहेंगे, यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ मनी. तो वो रुक जाता है. उसके लिए मतलब ये बेनिफिट है इंटरनल सोर्सेस का. नेक्स्ट है फास्ट प्रोसेस. इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? वो तो अंदर अंदर रिक्रूटमेंट हो जाता है ना, तो फास्ट होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस. उतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ता है. नेक्स्ट है नोन क्वांटिटी. इंटरनल कैंडिडेट्स आर नोन क्वांटिटीज विद देयर परफॉर्मेंस एंड स्किल ऑलरेडी इवेल्युएटेड. अगर मैं अभी तो अभी क्या है, से फॉर एग्जांपल इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने वाला है. इंटरनल डिपार्टमेंट प्रमोशन हो गया है, तो इससे फायदा क्या होगा? मुझे तो मालूम है ना ये बंदा कैसे पढ़ाता है, ये बंदा का स्किल क्या है, ये बंदा कैसे मतलब हैंडल कर सकता है स्टूडेंट्स को. तो इसके लिए मुझे दोबारा और इंटरव्यू प्रोसेस, दोबारा और डिफरेंट प्रोसेस करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. आई थिंक, होप यू अंडरस्टूड. मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस? एक्सटर्नल सोर्सेस का बेनिफिट क्या है? पहला, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेश पर्सपेक्टिव? एक्सटर्नल कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग fresh perspectives and new ideas to the organization. सर हम लोग इसको फ्रेशर में डाल सकते हैं. फ्रेशर जो होते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं. Yes, 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 absolutely. बिल्कुल. फ्रेश पर्सपेक्टिव्स का मतलब है being a fresher, you want to join a new organizations without any skill, with yes, you obviously have a skill but without any experience. Okay, so that is the most important part. You can recruit freshers because freshers recruitment जो होता है वो एक तरह से क्या होगा, fresh mind है. They will definitely going to involve themselves more and more into the organizations. Okay, they will more energetic, they are very motivated, and apart from that they will going to work more than the experienced person. वो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए आपको आगे रहेगा. ठीक है. जो फ्रेशर्स होते हैं क्योंकि न्यू है, इनएक्सपीरियंस्ड है, हाउ टू वर्क यू डोंट नो, दे डोंट नो. सो वट एवर द वर्क्स यू वांट टू मेक देम फ्रॉम देम, यू वांट टू टेक फ्रॉम देम, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट. जैसे फॉर एग्जांपल कोई जब न्यू टीचर्स, मैं हम लोग का मैं एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूं. जब भी कोई फ्रेश टीचर्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे आर कमिंग, ओके, सो उसको उसमें थोड़ा सा ज्यादा लोड्स दिया जाता है. ऑब्वियसली बात है. उसको जैसे फॉर एग्जांपल उनको पर डे 3 से 4 क्लास दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्सटर्नल काम भी दिया जाता है. एग्जामिनेशन ड्यूटी हुआ, पेपर चेक हुआ, थोड़ा सा उनको प्रेशर दिया जाता है. बिकॉज फ्रेश माइंड, enthusiastic to work, wanted to learn something, and that is why they are being trained in this way. ओके, जैसे पुराने जितने फैकल्टीज है उनको सारे दिन में 2 या 3 क्लास, कभी कभी 1 क्लास. लेकिन जो न्यू है होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, जस्ट ज्वाइन किए हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा बर्डन दिया जाता है. ठीक है. बहुत सारा काम दिया जाता है. लोड थोड़ा सा पुराने में लोड थोड़ा सा कम रखा जाता है.
न्यू में ज्यादा रखा जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्रेश पर्सपेक्टिव. एक्सेस टू न्यू टैलेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्सटर्नल सोर्स कैन provide access to new talent and skill that they may not be available internally. इंटरनल रिक्रूटमेंट आप टैलेंट को खोज के नहीं निकाल सकते हो. कैसे? अंदर ही अंदर तो रिक्रूटमेंट हो जाता है ना, तो आपको पता है इसका स्किल क्या है. यू नो दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, व्हाट टाइप ऑफ स्किल ही हैज, what type of knowledge he has, what type of experience he have. No need to check further, recheck that particular employee. But in the time of externals, matlab recruitment, you will able to identify the new talents. You can able to identify or access the new skill in the new employees. That is one of the most important and positive point of external recruitment. Increase diversity. What is the meaning of this? External recruitment can increase diversity as external candidates bring different backgrounds and experience. Okay, now increase diversity का मतलब होता है external candidates जो होता है different culture, different working areas, different work environment में काम कर सकता है. उसको कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है उसको पहले से पता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा एक कोई एंटी है, ये डिपार्टमेंट में मैं काम कर पाऊंगा, यहाँ मेरा सब दोस्त है. बट एक्सटर्नल नहीं कर पाएगा. एक्सटर्नल क्या होगा? आप उसको जहां रखने के लिए दीजिएगा, he or she will going to stay there. That is why it increase the diversity. ठीक है, आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मतलब कम्युनिटी में, किसी एनवायरमेंट में आप उसको डाल सकते हो, वहां वो काम करेगा डेफिनेटली. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस. होप यू अंडरस्टूड. एनी डाउट? मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी. देखो क्या दिया है. गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है? पॉइंट क्या हुआ तनुजा, समझ में नहीं आया. क्या मैं ये पॉइंट मैं डिस्कस करूं? कौन सा पॉइंट? तो ये गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी वाला. हाँ बोलो, क्या बोलना है, बोलो. क्या हुआ, बोलो. हेलो, आई एम हाँ ऑडिबल. बोल. हाँ यस यू आर ऑडिबल. सर गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होता है, इसमें हम लोग सर हायर करते हैं जो बेस्ट टैलेंट जिसमें होता है, जो बहुत स्किलफुल पर्सन रहता है उसके लिए ये होता है सर. जॉब ओपनिंग में हम लोग इसे हायर करते हैं. बस हो गया, इतना ही. सर थोड़ा सा पॉइंट जो दिमाग में था वो मैंने बोल दिया. मैंने जब आप लोगों को ये पढ़ा रहा था, इससे पहले मेरा क्या पढ़ा था, जॉब वाला जो पढ़ा रहा था मैंने वहां आपको एक पॉइंट्स बोला था. आई डोंट नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट और नॉट. सब जॉब एनालिसिस आप एनालिसिस पढ़ा रहे हैं. Job analysis. When I was teaching you the job analysis at that particular topic, I have told you one important point to all of you, and that important point was that the improvement of non-cognitive skills and cognitive skills. I have already told you that before joining any company, the company or HR, the company executive will going to see your emotional quotient level rather than IQ level. Now, what is the meaning of emotional quotient level? Means how much good you are at listening, at communicating, at how much you are good in resilient, how well trained you are, and apart from that, how well human being you are. There I have discussed you that point, particular point of time. I have, but यहाँ पर वही चीज लागू होता है. Good recruitment in the sense that a person need
टू बी, देखो रिक्रूटमेंट जब आ जाता है आप में, नॉलेज स्किल डेफिनेटली आप में हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ना, ये जो कॉग्निटिव स्किल है, एक अच्छा इंसान बनना मतलब यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर, यू नीड टू बी अ वेरी गुड ओबीडियंट पंक्चुअल वर्कर, you always try to make a good relationship with employees. Always find these good employees are really very, means the HRs are very much craziest to run after this type of employees, those who are really very good human beings. So good recruitment in the sense is here means the best of the best candidate for job opening. Now, best of the best candidate doesn't mean that you only need to excel yourself in skill and experience and knowledge. No, my dear, that's a wrong conception you people are having. Best of the best candidate means you have your cognitive skill apart from your soft and hard skill. You need to develop your emotional quotient level. Emotional quotient level in the sense, during the time of any adverse situation or any negative situation, how much cool, how much cool you need to keep yourself at the adverse situation. That is called the best of the candidate, and for that reason, first of all, you need to be a very good gentleman, and you need to be a very good human being. This is one of the most vital criteria everyone is missing. Everybody is missing. Now, every organizations need this type of quality of students. That is why whenever the HRs, during the process of communications or during the process of selection process, they always check your temperament, they always going to check your emotional quotient level, EQ level. Some negative questions they will going to ask you, some negative questions they will ask you, some negative ideas they will going to share with you. They will be going, they will check you whether you are competent enough to stay in their organization or not, how much reliable you are not. This is called the good recruitment policy. Best of the best candidate का सिलेक्शन होना. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का मतलब होता है आप इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस जब कंपनी आपको लेगी ऑटोमेटिकली आप में ये चीज आ जाएगा. एक जगह अगर आप 5 साल काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस, काम करने का स्किल, तजुर्बा, सब कुछ आप ऑटोमेटिकली डेवलप कर लोगे. लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, दैट इज वो गिफ्टेड होता है अपने माँ बाप से, अपने डायनेस्टी से वो सीख के आता है. वो आप इंडिविजुअली कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. इट इज नॉट पॉसिबल. होता है ना बहुत सारे एम्प्लॉयज हु आर वेरी गुड इन नॉलेज, हु आर वेरी स्किल, बट उनका बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग दे आर नॉट एक्सेप्टेड. आप उनके साथ काम नहीं कर पाओगे. Very toxic people are there. Very, very toxic people. Start shouting, screaming, beating, not using correct words. Okay, not using correct word for the freshers. What type of persons these are? These are a skilled person. These are called the semi-skilled person. इसलिए इस तरह का इंसान को सेमी स्किल्ड बताया जाता है कि एक स्किल्ड है कि काम करने का तजुर्बा है, नॉलेज है, लेकिन जो मेन क्वालिटी है वो मिसिंग है. मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है. दिस टाइप ऑफ पीपल आर टॉक्सिक पीपल. सो इसे कहते हैं गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी. आएगा समझ में? कोई डाउट है? इस तरह आगे समझ में. ओके, देखो अब गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज का कुछ डिटेल्स यहाँ पर पॉइंट्स दिया है. क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शंस, equal opportunities, fair selection process, diversity and inclusion, compliance, confidentiality, timely communication, feedback. These are the 8 important points for good recruitment policy. एक अच्छा रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में ये 8 गुण, ये 8 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी.
पहला है clear job description. When I was teaching you job analysis at that particular point of time, I was telling you that whenever they try to publish any advertisement, each and everything mentioned clearly over there, so that the candidate can understand what they will going to get after the recruitment. Next step, equal opportunities. Everybody should get equal opportunities. आप मिनिस्टर के बेटे हो, एमएलए एमपी के बेटे हो, आपके लिए अलग ट्रीटमेंट, जो एक गरीब इंसान है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट, नो. Treat equally to every candidates. Okay, either he is the background, whatever he holds the background, don't see at them. If the recruitment you want to do, you need to have a clear, fair and equal recruitment. Always treat equally to each and every candidate. Next step, fair selection process. वो तो मैंने बता दिया. अच्छा, fair selections का process का मतलब सेम वही हुआ, कोई अनफेयर नहीं होना चाहिए, कोई अनफेयर. जैसे अभी रिसेंटली न्यूज आया ना, वेस्ट बंगाल में 26,000 टीचर की नौकरी चली गई है. तो वहां सिलेक्शन प्रोसेस फेयर नहीं हुआ था. जो वहां पर टेट एग्जाम हुआ था, टीचर्स एबिलिटी टेस्ट, वो फेयर नहीं हुआ था. किसी ने सफेद कॉपी, मतलब सादा कॉपी देके, पैसा देके सादा कॉपी सबमिट करके आ गया उनको. वो 5 साल बिंदास नौकरी किया, क्यों? पैसा दिया था, घूस दिया था. और किसी ने मेहनत से पैसा दिया था, मेहनत से पास होके नौकरी मिला था. लेकिन जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोर्ट में गया, वो पूरा नल एंड वॉइड कर दिया. हाई कोर्ट ने पूरा सब डिसमिस कर दिया कि ये पूरा टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अनफेयर है, फेयर नहीं, दोबारा रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा. दिस इज द रीजन. ठीक है, तो हमेशा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. किसी ब्राइब का, घूस का, ये सब का कोई जगह नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. Promoting diversity and inclusion in the recruitment process. Diversity and inclusion means different work culture, different area, different environment. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके लिए अलग कोटा, इसके लिए अलग, हिंदू के लिए अलग कोटा, ऐसा नहीं है. सबके लिए डाइवर्सिटी में भी एकता रहना चाहिए. इतना परसेंट इसका रिक्रूटमेंट, हिंदू का रिक्रूटमेंट होगा, इतना परसेंट मुस्लिम का होगा, बाकी का रिमेनिंग इतना परसेंट होगा. डोंट बी लाइक दैट. Everybody should, the recruitment person should be equally been treated. Okay, उसके बाद compliance with the relevant laws and regulations as employee law and data protections. After that, whatever the recruitment process, it should be done lawfully. Keeping the law in mind, you need to take the recruitment. You need to make the recruitment. Confidentiality, maintain the confidentiality throughout the recruitment process. कोई भी ऐसा चीज लीक आउट नहीं होना चाहिए. एक्सटेंड जैसे होता है ना, बिहार पब्लिक सर्विस में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, इसमें ये लीक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए मैटर. नेक्स्ट है टाइमली कम्युनिकेशन. कीप कैंडिडेट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर प्रोग्रेस ऑफ देयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा है, जब स्टूडेंट ट्रैक करता है उसका रिप्लाई आप दिया कीजिए. और लास्ट है फीडबैक. Feedback, which is the most important, very very important for every human being. जैसे मैं क्लास खत्म करता हूं, आपसे पूछता हूं एक स्लाइड खत्म होने के बाद कोई डाउट है, क्लियर है, this is the feedback. Why it is important? Because the way of my teaching, from the way of my teaching and way you are understanding, it should be equal. Whatever I try to make you understand, you should understand. If the process is equal, then only my my dedications towards your classes, towards the class of MBA will be successful. Otherwise, if I say something, you understand something, then there is a communication gap is over there, and the feedback will not be fruitful. Feedback will be there. Okay, that is why the feedback is very very important. समझ गया? Yes. Any doubt? Any point? Six point. Compliance का मतलब होता है whatever the recruitment you have done, whatever the data has been available to you, or whatever the data that have been kept during the process of recruitment, it should be lawfully maintained. आपको कानूनी तौर पर सब कुछ जो प्रोसेस होता है, डेटा का, रिक्रूटमेंट का, फॉर्म फिलअप का, सब कुछ जो होता है
लॉफुल को या लॉ को मद्देनजर नजर रखते हुए रखना पड़ता है। कानून के तहत आपको काम करना पड़ता है। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो कानून के खिलाफ जाए, है ना, जो कानून के खिलाफ जाए। आप स्टूडेंट से फॉर्म ले रहे हो, फॉर्म के फीस ले रहे हो, तो वो कानूनी मुताबिक लीजिए। आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस है वो कानूनी तौर पे कीजिए। आपके पास जो डेटा आया है उसे कानूनी तौर पे आप रखिए। गैर कानूनी काम मत कीजिए। एक डाटा आपने निकाल दिया, एक डाटा कहीं से अंदर कर दिया चुपके चुपके, वो अनलॉफुल हो जाएगा। पता चला तो आपका जेल हो जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, आपकी बदनामी होगा, फीडबैक अच्छा नहीं आएगा। दूसरी बार स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए 10 बार सोचेगा, आपका कंपनी का नेम एंड फेम पूरा डूब जाएगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे भी हो, ये सब फेयर चेक करके करना पड़ता है। एनी डाउट और कोई क्वेश्चन? नो सर, सेकंड और थर्ड तो सर ऑलमोस्ट वो समझ गए थे। एक बार फिर से थोड़ा बताए थे तो ठीक रहता। कौन वाला? फिर एक कॉल आ गया था उस समय। सेकंड और थर्ड पॉइंट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटीज के मतलब जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, इक्वली आपको सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए Okay. इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और फेयर सिलेक्शंस का प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमपी एमएलए का बेटा है, उसके लिए अलग कायदा कानून, और कोई और जो अलग होता है, जो गरीब का बच्चा है उसके लिए अलग कानून। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप सिलेक्शन अगर कर रहे हो तो एवरीबॉडी फ्रॉम हायर क्लास टू लोअर क्लास, वॉट एवर द कैंडिडेट्स आर कमिंग टू यू, यू शुड कीप द फेयर सिलेक्शन प्रोसेस। अब सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही है पॉइंट्स। और कोई? नो सर। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू तब। थैंक यू सर।